नमस्कार, स्वागत है आपका हरिहर काका भाग 2 में। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उसे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी न हुआ। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया, इस कमरे में क्या है? तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से
किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए, आदि आदि। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुर बारी का दृश्य भी बदल गया था। एक ओर से खूंखार लोग ठाकुर बारी में आ गए थे, उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बारी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव में प्रारंभ से ही 2 वर्गों में गांव बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी और अब हरिहर काका एक सीधे सादे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल, बल, कल, किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर आत्म अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को कभी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकालकर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम पर लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी।
सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल ही जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लगाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते से भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगते थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले से ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते थे कि उनके परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी हुई, फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है। जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, और अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए।
मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात किए गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपनी सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। गांव में एक नेताजी हैं। वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं का केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना है ही नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है, उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म ही नहीं होता। आशंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी के ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है, वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकार कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती।
एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह ने उन लोगों से बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर के मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावह खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं। एक न एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। आने जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका, वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन के शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। साथियों, कहानी यहीं समाप्त हो रही है, लेकिन कहानी के अंत में कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, कि आज के समय में कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। धन दौलत के आगे कब कौन कैसा बदल जाएगा, कैसा व्यवहार करने लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतः इस समाज में, इस दुनिया में यदि जीना है तो सावधान होकर जीना पड़ेगा। दुनिया अच्छी भी है और ख़राब भी।